हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नया वीडियो लेक्चर जो बेस्ड होगा सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो आराम से समझना है। कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ साथ लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ये हम पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आएंगी। और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बनते हैं, तो टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो चलिए, पीछे का वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस करंट जनरेट होती है, वो इंड्यूस करंट उसी कारण का अपोज करती है जिसके कारण वो प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आगे वीडियो लेक्चर समझ में आएगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। पहले हम सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे। थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो पहले हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन की, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, पहले इस पे बात होगी। फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, बड़ा आसान से समझना। देखिए, ये हमने कॉइल ले ली, ठीक है ना। इसको हमने बैटरी और रिहोस्टेट इस तरह से कनेक्ट कर दिया। बड़ा सिंपल सा सर्किट है। देखिए, आई करंट हम इसमें फ्लो कर रहे हैं। मान लो ये कोई करंट जा रही है इस कॉइल में, ठीक है ना। अब अगर कांस्टेंट करंट है, इसका मतलब कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स कैसा होगा? कांस्टेंट। भाई जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा कॉइल के अंदर। अब अगर हम इस कॉइल में पास होने वाली करंट को चेंज करें, ये जो करंट फ्लो हो रही ना, इसको या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। भाई हमने पहले क्या किया? कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया, जैसे ही की में डॉट लगाया, कॉइल के अंदर फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इंड्यूस करंट कब डेवलप होगी? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स। तो ये फ्लक्स जो जनरेट हुआ, ये चेंज कब होगा? फ्लक्स किसकी वजह से जनरेट हुआ? करंट की वजह से। अगर आप करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा। अब करंट चेंज करने के तरीके दो हो सकते हैं, या तो आप मेन करंट को बढ़ाएं या घटाएं। अगर आप बढ़ाएंगे तो इंड्यूस करंट उसको बढ़ने नहीं देगी, और आप अगर घटाएंगे तो इंड्यूस करंट उसको घटने नहीं देगी। यही तो है अपोज का मतलब। तो चलिए, हमने कहा कि ये मेन करंट है, हमने फ्लो की, तो मैंने क्या बताया? इसके अंदर फ्लक्स एसोसिएट हो गया। अब हम इस मेन करंट को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। मैंने यहां लिख लिया मेन करंट, ये जो करंट फ्लो हो रही है इंक्रीजिंग। अगर हम इस करंट को बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस करंट क्या करेगी? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजिट द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। कॉज क्या? मेन करंट का बढ़ना। देखो वापस समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हमने पहले करंट फ्लो की इस कॉइल में, तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई। अब उस करंट को बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो हमने क्या लिखा है? मेन करंट इंक्रीजिंग। तो इंड्यूस करंट क्या करेगी? इसके बढ़ने का अपोज करेगी। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, इधर तरफ। ये मेन करंट यूं ला रहे हैं, इंड्यूस करंट इसके उल्टे आएगी, क्योंकि आप बढ़ा रहे हो इसलिए वो बढ़ने नहीं देगी। तो ये डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यही डायग्राम में बैटरी रिहोस्टेट की, हमने कुछ चेंज नहीं किया है, रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करके हम कह रहे हैं कि मेन करंट डिक्रीजिंग
अगर हम मेन करंट को घटाएंगे तो इंड्यूस करंट उसको घटने नहीं देगी। आप घटा रहे हो तो उसमें ऐड हो रही है, वो घटने नहीं देगी। मतलब घटने कब नहीं देगी, जब उसी डायरेक्शन फ्लो होगी तो उसको सपोर्ट करेगी, बढ़ाएगी। तो अगर हम मेन करंट घटा रहे हैं तो इंड्यूस करंट उसको घटने नहीं देगी, और हम यहाँ मेन करंट बढ़ा रहे तो इंड्यूस करंट उसको बढ़ने नहीं दे रही थी। ये लेंज लॉ के हिसाब से डायरेक्शन इंड्यूस करंट की बता रहा हूं। तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, whenever there is change in flux associated with the coil, then an induced current generated in the same coil। देखो कॉइल में करंट को हमने चेंज किया, मेन करंट को बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे, कॉइल के अंदर एक इंड्यूस करंट जनरेट हो गई जो उसी कारण का अपोज कर रही थी, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रही थी। जिस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, whenever we change the current flowing through the coil, whenever we change the current flowing through the coil, current flowing through the coil, then due to change in flux, due to change in flux, induced EMF and hence induced current। अगर कॉइल क्लोज सर्किट है तो इंड्यूस करंट भी फ्लो होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सेम कॉइल। जिस कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं, ये कॉइल है, इसमें करंट चेंज कर रहे थे, हम बढ़ा रहे थे, तो उसी कॉइल में एक इंड्यूस करंट जनरेट हो गई, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, same coil। This phenomena is called as self induction। और डायरेक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अगर हम मेन करंट बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस करंट उसको बढ़ने नहीं देगी, नहीं बढ़ने दे रही, आप बढ़ा रहे हो वो बढ़ने नहीं दे रही, उल्टी आ रही है। अगर आप मेन करंट घटा रहे हो तो वो इंड्यूस करंट उसको घटने नहीं देगी, उसी डायरेक्शन में चल रही है। जो तुम करोगे उसको उसका अपोज करना है, ये लेंज लॉ कहता है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ पर आता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमेना है, सेल्फ इंडक्टेंस एक कोएफिशिएंट है। तो चलिए निकाल देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे, सेल्फ इंडक्टेंस कह रहे हो तो फिर आगे कोएफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ही हो गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। समझ गए ना? तो देखिए बड़ा आसान है समझना। अभी आपने इसमें कॉइल में करंट फ्लो की, जिसकी वजह से फ्लक्स एसोसिएटेड हुआ, ठीक है ना। कॉइल के अंदर जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उसकी वजह क्या है, करंट। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल, इस कॉइल के अंदर जो भी फ्लक्स बना है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो आप n फाई लगा सकते हैं। फॉर n टर्न्स आप ऐसे लिख सकते हैं n फाई इज प्रोपोर्शनल टू, सीधी सी बात, जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी फ्लक्स कॉइल से एसोसिएटेड उतना ही ज्यादा होगा। इंड्यूस ईएमएफ के लिए जरूरी है फ्लक्स में चेंज। फ्लक्स ज्यादा है और ज्यादा ही रहेगा तो इंड्यूस करंट डेवलप नहीं होगी, वो फ्लक्स में चेंज आना चाहिए। तो आपको पता है कि चैप्टर का 5वां वीडियो लेक्चर चल रहा है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल फाई या एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, कांस्टेंट लगा लो, वही कांस्टेंट आ गया आपका एन फाई इक्वल्स टू एल आई। दिस एल इज
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। एल को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ये कॉइल का इंडक्टेंस है, तो ये एक सिंपल सा फार्मूला आ गया, एन फाई इक्वल टू एल आई, या एल बराबर निकालेंगे एन फाई अपॉन आई, ये हो गया वेबर पर एम्पियर। फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर, वेबर पर एम्पियर क्या? हेनरी, एच, वेबर पर एम्पियर या हेनरी, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, हेनरी भी इसकी यूनिट है। तो एक वेबर पर एम्पियर इक्वल टू एक हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस का पहला फार्मूला, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और एन फाई इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब बात करते हैं, हमने क्या बताया था कि इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कब जनरेट होगा? जब हम करंट को चेंज करेंगे। जितना ज्यादा रेट से चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ। देखो, दो चीजें अलग अलग हैं। करंट फ्लो करोगे तो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, करंट को चेंज करेंगे तो वो एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स में जब चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट डेवलप होगी। ठीक है ना? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हटा दूँ भाई? चलिए, काफी गंदा हो रहा बोर्ड भी। चलिए, अब हम बात करेंगे इंड्यूस ईएमएफ की। चलिए, हमने भी क्या बताया था? एन फाई बराबर एल आई, पहला फार्मूला पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे की। देखिए बात क्या है, एज करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल चेंजेस, जैसे ही हम कॉइल में फ्लो होने वाली करंट को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल। अच्छा, एक चीज बता दूं, ये जो हमने अभी कॉइल बताई थी, इसका एक सेल्फ इंडक्टेंस बताया था, एल होता है। तो आप कॉइल कहें या इंडक्टर कहें, एक ही बात है। कॉइल जिसका इंडक्टेंस है तो उसको हम कॉइल को क्या कह सकते हैं? एक इंडक्टर भी कह सकते हैं। नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाए, बुक में लिखा होगा कि इंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ। इंडक्टर क्या है? बेसिकली कॉइल ही तो इंडक्टर है, और क्या है? कॉइल में आपने करंट चेंज की, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। वो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट और सारी चीजें आपको पता है। तो एज करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हम पढ़ चुके हैं। या E इक्वल टू माइनस एन, अगर n टर्न्स हैं तो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी ऑफ एन फाई। भाई इंड्यूस ईएमएफ क्या है? डिफरेंशियल ऑफ फ्लक्स ही तो है। तो अगर n टर्न है तो फ्लक्स n फाई होगा ना, तो n को यहां लिख लो ना। अब हमने अभी बताया था n फाई इक्वल टू एल आई, n फाई किसके बराबर था? एल आई। तो E इक्वल टू जाएगा माइनस डी वाई बाई डी टी, एन फाई जगह एल आई, तो ये जाएगा E बराबर माइनस एल, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आओ, डी आई अपॉन डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो, इसके लिए जरूरी क्या है? डी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मैंने बता दिया था पहले ही, जब हम करंट को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि दैट इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट।
करंट में चेंज कर रहे हैं इसलिए डेवलप हुआ इंड्यूस ईएमएफ, और वो इंड्यूस ईएमएफ उसी करंट में चेंज का अपोज करेगा। तो चलिए कि कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस अगर L है, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल इज गिवन बाय E इक्वल टू माइनस L di by dt, where di by dt is the rate of change of current। तो ये दूसरा फार्मूला गया सेल्फ इंडक्टेंस का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। अगर यहाँ करंट निकालनी है तो I बराबर क्या फार्मूला होता है, E अपॉन R, तो E के नीचे आप R को ले जा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। आप सब लोगों को सोलेनॉइड के बारे में पता है, हम पढ़ा चुके हैं। इस तरह से कोर होता है, राइट। चलिए करंट इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। सोलेनॉइड की लेंथ देखिए, ध्यान रहे हमने जब सोलेनॉइड पढ़ाया तो वहां पर सोलेनॉइड की लेंथ कैपिटल L ली थी। अब यहाँ मजबूरी है स्मॉल L लेना, क्योंकि कैपिटल L ऑलरेडी किसके लिए आ गया, इंडक्टेंस के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। तो कुछ नहीं, फार्मूले में अब हमें सोलेनॉइड का इंडक्टेंस निकालना है। तो देखो जैसे ही हम सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसका फार्मूला हमें पता है, म्यू नॉट स्मॉल ni। ये फार्मूला सबको पता है, ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट n अपॉन l इंटू, ये स्मॉल l क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n बाई l। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का तो फार्मूला पता है आपको कि सोलेनॉइड के अंदर जब हम करंट फ्लो करते हैं देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय दिस म्यू नॉट ni या म्यू नॉट ni बाई l। अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकाल लो, फाई बराबर ba, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड, फ्लक्स एसोसिएटेड विद सोलेनॉइड, फाई बराबर बी ए, बी की वैल्यू डाल दो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए, ये फाई आ गया। अब पहला फार्मूला क्या कहता है, इफ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज L, देन अभी थोड़ी देर पहले बताया था N फाई बराबर क्या होता है, Li। N फाई इक्वल टू Li, भी हमने कॉइल के लिए किया था, ये सोलेनॉइड की कॉइल ही होती है, क्यों परेशान हो रहे हो, सब एक ही चीज है। N फाई इक्वल टू Li, फाई की वैल्यू आपने जो यहाँ निकाली है ये यहाँ डाल दो, तो ये जाएगा N फाई की जगह म्यू नॉट एन आई अपॉन L इंटू ए इक्वल टू Li, I से I कट गया, I से I कट गया, तो आपका आंसर आ गया, कैपिटल L बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन L। तो ये इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड आपके पास आ गया है, जहां कैपिटल N, देखो आपको कई बार फार्मूला अलग अलग दिखेगा, तो ऐसा नहीं कि अलग फार्मूला होता है, देखो ध्यान देखिए, स्मॉल n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, छोटा है छोटा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, दिस गिव्स कैपिटल N इक्वल टू NL, ऐसा भी हो सकता है। तो ये फार्मूला L बराबर क्या लिखेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल, एल से एक एल कट जाएगा, तो म्यू नॉट
तो आपको ध्यान ये रखना है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करते समय कि वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए गए या टोटल टर्न्स दिए गए हैं। टोटल टर्न्स है दिस टाइप से फार्मूला हो जाएगा और स्मॉल एन के टर्म में फार्मूला निकालेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। तो ये था सेल्फ इंडक्शन किसे कहते हैं मैंने पढ़ा। फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस क्या होता है, एन फाई बराबर एल आई, और फिर ई के टर्म में पढ़ा था ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। उसके बाद पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर। नोट कर लिया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस across an inductor। मैंने अभी क्या बताया, इंडक्टर मतलब एक सिंपल सा क्वाइल है, ठीक है ना, तो क्वाइल बना देते हैं। अब इसमें अलग अलग केस हैं। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज कांस्टेंट, इफ करंट flowing through an inductor is constant। क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बोर्ड एग्जाम में भी या नीट में कोई छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, अब उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं, तो इस वजह से बहुत बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। समझ गए ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है लेकिन आपको पता ही नहीं। हमने भी क्या बताया था, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन करंट थ्रू द कॉइल, कॉइल में पास होने वाली करंट को जब हम चेंज करते हैं तब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, कॉइल्स के एंड पे इंड्यूस करंट डेवलप होती है। अब अगर कॉइल में या इंडक्टर में पास होने वाली करंट कैसी है, कांस्टेंट है, तो इंडक्टर के एंड्स पे कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। कुछ भी ऐसे बना सकते हो इंडक्टर आप। ये करंट आई गई इस तरह से, ये एंड ए है और ये बी है। करंट कांस्टेंट है, हमने पहले हेडिंग डाल दिया करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डी आई अपॉन डी टी कितना हो गया, 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी हो गई, 0 हो गई है। इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, मतलब जो बी ए होगा वही बी बी होगा। पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट समझ गए ना। अगर किसी कॉइल या इंडक्टर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट कितना है, 0 है, रेट का मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा, इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इंड्यूस ईएमएफ से ही है, तो जो ए का पोटेंशियल होगा वही बी का पोटेंशियल होगा। अब बात नंबर 2, बात नंबर 2, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, इफ करंट इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ डी आई अपॉन डी टी, अगर कॉइल में फ्लो होने वाली करंट इस रेट से इंक्रीज हो रही है, अब बताइए गैस कीजिए इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इंक्रीज हो रही है। तो E बराबर फार्मूला क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ का, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है, लेकिन आप ऐसे मत समझो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बी ए माइनस बी बी होगा, बी ए
माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी ए, यहाँ का पोटेंशियल, फिर इस कॉइल का पोटेंशियल अभी बताया था माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल, या आप ऐसे लिख सकते हैं वी ए माइनस डी बी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। मतलब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होगा अगर करंट इस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो वी ए माइनस डी बी जो है ना, एक सेल की भांति व्यवहार करेगा, सेल की तरह से बिहेव करेगा, इसका ई एम एफ ई जो होगा वो बी ए माइनस डी बी बराबर कितना होगा, एल डी आई अपॉन डी टी होगा। अगर यही डिक्रीज हो रही होती, इफ द करंट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ दिस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस। ध्यान रखना, मैं अगला पॉइंट नहीं लिखने जा रहा हूँ। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिक्रीजेज होती है एट द रेट ऑफ डी आई अपॉन डी टी, तो यहाँ पर क्या जाता, माइनस आ जाता, आप नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये था इंड्यूस ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। चलिए लिख लीजिए, हम इसको भी साफ कर रहे हैं। हटा दें भाई, देखो नोट कर लो। अगला टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, सारी चीजें सीख लेना। करंट कांस्टेंट है डी आई अपॉन डी टी, बी और बी भी बराबर होगा। करंट इंक्रीज हो रही है तो बी ए माइनस बी भी हो रहा है, वो एल डी आई अपॉन डी टी होगा, और करंट अगर डिक्रीज होगा तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। चलिए ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। कुछ नहीं है, एक कॉइल ले लिया हमने, देखिए जिस तरह से कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इन द सेम वे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो मान लिया यहाँ पर भी कि अगर हम करंट, लेट द करंट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, लेट करंट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ डी आई अपॉन डी टी, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बी ए बी कितना होगा, एल डी आई अपॉन डी टी। करंट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, एल डी आई अपॉन डी टी। सो पावर P बराबर B इंटू आई हो जाएगा एल आई और डी आई अपॉन डी टी। बी के साथ आई है तो ये बी रहा, ये वाला, इसके साथ आई है तो आई और लगा दिया तो पावर हो गया। और पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, एल आई डी आई अपॉन डी टी। हटा दो तो मिल गया आपको डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई डी आई, दिस गिव्स डब्ल्यू इक्वल टू, इंटीग्रल कर दो, एल कांस्टेंट है, आई का इंटीग्रल आई स्क्वायर अपॉन 2, तो डब्ल्यू बराबर आ गया, यही पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ एल आई स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब छोटे मोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं। मिक्स क्वेश्चन इन द सेंस, जैसे आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है, मैंने किरचॉफ्स लॉ जब पढ़ाया था तो बताया था किरचॉफ्स लॉ अगर मेरा पढ़ना तो साइन कन्वेंशन मेरा ही रखना है। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक सर्किट का पार्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, एनर्जी स्टोर्ड निकालनी, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स लॉ जिनको नहीं याद है तो जाके पहले किरचॉफ्स लॉ देख लें।
तो ये नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रुपिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो मैं आपको बता दूं, ग्रुपिंग में कुछ नहीं है, जो रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग होती है, जो ग्रुपिंग रेजिस्टेंस की होती है वही ग्रुपिंग इंडक्टेंस की होती है। तो लिख लो आप, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स सीरीज। एक ये कॉइल है, दूसरी कॉइल इस तरह से L1 L2, तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2। रेजिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट है। पैरेलल मगर ग्रुपिंग है, पैरेलल L1 और L2, तो 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस। तो यहाँ जो इंडक्टर की ग्रुपिंग है इट इज सेम टू द ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, और रेजिस्टर्स की ग्रुपिंग आपको पता है, तो सारे कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस वाले ही यहाँ पर लगेंगे। तो चलिए हटा रहा हूँ इसको भी भाई, ग्रुपिंग को भी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक बढ़िया सा, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 8.12 वोल्ट, 3 ओम, 15 वोल्ट, सही सही से लिखना, मैं भी देख के लिख रहा हूँ। 5 ओम, 5 ओम, 1 मिली हेनरी, ये इंडक्टर है, 1 मिली हेनरी और 2 ओम, 2 ओम, और ये पॉइंट है बी, इधर से करंट घुस रही है 2 एम्पियर। ध्यान रखना सब कुछ उल्टा पुल्टा है। करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर एंड इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, करंट 2 एम्पियर है एंड इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, दिस करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एक तो ये निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस इंस्टेंट। एनर्जी स्टोर्ड भी हमें निकालनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। चलिए, तो पहला काम है VA माइनस VB निकालना है। अब किरचॉफ्स लॉ अगर मेरा लिखना है, मैं तो मेरा ही बताऊंगा, तो मैंने बिल्कुल उल्टा बताया था कि जब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम वोल्टेज को प्लस लेंगे, बैटरी को जो हम क्रॉस कर रहे हैं तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, मतलब सामने वाला ही साइन लेना था, ठीक है ना। इंडक्टर के लिए -LdI/dt होता है, अगर डिक्रीज हो रहा तो माइनस लेंगे, तो वही सारी चीजें। देखिए हम बात कर रहे हैं VA माइनस VB की, हम अपना वाला लगा रहे हैं, हमारे हिसाब से 12 वोल्ट प्लस का है, क्योंकि हम A से B की तरफ जा रहे हैं, VA माइनस VB की बात कर रहे हैं, हम B से A नहीं आ रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। फिर हम इसके बाद ये मिला करंट इधर से आ रही है ना, तो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो -6, अरे 3 इंटू 2, फिर इधर माइनस का 15, देखिए कोई भी एक पकड़ना है, फिर माइनस का 10, माइनस का क्यों, करंट इधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं। अब यहां पर आ जाइए, ये 1 मिली हेनरी दिया गया L बराबर, तो ये 10⁻³ हेनरी हो गया, पहले तो मिली हटा दिया। अब फार्मूला क्या होता है, करंट डिक्रीज हो रही है तो -LdI/dt लेंगे, ठीक है ना।
तो अब करंट उधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। एल ये जो बनेगा, एल कितना है, एल है 10 की पावर -3 और डी आई अपॉन डी टी है 2 × 10 की पावर +3 होगा शायद मेरे ख्याल से, +3 है ये कट जाएगा, ये 2 वोल्ट बनेगा, ये कट गया। फिर आगे यहां बना -4, तो देखिए कितना आएगा, VA माइनस BB मेरा जो आ रहा है 12 -6 -15 -10 +2 -4। ये प्लस क्यों लिखा, क्यों हम अगेंस्ट जा रहे हैं करंट के, इसलिए प्लस कर दिया हमने। कितना आएगा भाई, 12 और 2 14, 15 6 21 10 31 और 4 35, माइनस का 35 प्लस का 14 माइनस का 21, तो VA माइनस BB आ गया माइनस का 21 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला पूछा गया, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर्स का फार्मूला क्या होता है, हाफ LI²। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का फार्मूला हाफ LI²। आपको L पता, I पता, कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। हाफ L कितना है, 10 की पावर -3, I कितना आ रहा, 2 एम्पियर का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, 2 × 10 की पावर -3 जूल, या 2 मिली जूल भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, उसका कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्शन। उसमें हमने फैराडे लॉ लगा के इंड्यूस ईएमएफ बताया कि कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, -LdI/dt। फिर हमने सोलेनॉइड का इंडक्टेंस निकाला, फिर हमने एनर्जी ऑफ द इंडक्टर निकाली, फिर हमने कपलिंग के बारे में बताया, सीरीज और पैरेलल, और उसके बाद हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधे सीधे फार्मूले आते हैं कि कॉइल में करंट इस रेट से बढ़ रही है या घट रही है, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, या इंड्यूस ईएमएफ इतना है तो कॉइल का इंडक्टेंस कितना होगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा, मैंने कहा हम सीक्वेंस में बिल्कुल चल रहे हैं, तो वो आएगा म्यूचुअल इंडक्शन पे। जिनको सेल्फ इंडक्शन आता है, म्यूचुअल में कुछ भी नहीं है, और म्यूचुअल इंडक्शन अगर पढ़ना है तो आप पहले से सेल्फ इंडक्शन पढ़ के रखें, अपना कॉपी पे लिख के रखें। मैं रोज ही कहता हूँ कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। अगर आप अभी भी लापरवाही कर रहे हैं तो फिर आपका कुछ हो नहीं सकता भाई। हम तो यही कह सकते हैं कि भाई रेगुलर स्टडी करें, और ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन स्टडी नहीं किया है फिर अब एक दिन 24 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट्स निकलने वाला नहीं होता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आसपास सफाई बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।